मूवी की शुरुआत में हमें कोची का साइबर क्राइम ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर एएसआई प्रथमम के पास दो हस्बैंड वाइफ आते हैं। हस्बैंड का नाम रामनाथ होता है। एक्चुअली रामनाथ की वाइफ का फेक एमएमएस इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें अपने मोहल्ले में बहुत बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। बट रामनाथ जानता है कि इस वीडियो में उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि कोई और है, और ये बात वो सबको बताता भी है। बट कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि सब उन्हें ही गलत समझ रहे थे। अब रामनाथ चाहता है कि एएसआई प्रथमम इस केस की जांच करे और सच सबके सामने लेकर आए, ताकि वो सबको बता सके कि वीडियो में कोई और है, उसकी वाइफ नहीं है। फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एएसआई प्रथमम से मिलने दो लड़के आते हैं, विनय और एंटोनी। विनय और एंटोनी ये दावा करते हैं कि प्रेमम मूवी जो लीक हुई थी, ये सबसे पहले तमिल ब्रोकर वेबसाइट वालों ने नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। इस पर ऑफिसर एएसआई जॉय कहते हैं कि इस मूवी को तमिल ब्रोकर ने ही लीक किया है और हमने उसके ऑनर को भी अरेस्ट कर लिया है। तभी एंटोनी कहता है कि सर, तमिल ब्रोकर ने इस मूवी को लीक किया था, ये बात सच है, लेकिन उससे एक दिन पहले यू टोरंटो पर ये मूवी लीक हो चुकी थी। फिर विनय कहता है कि सर, जब हम बीटेक कर रहे थे तब भी प्रेमम मूवी के केस पर हमने रिसर्च किया था, ये हमारा प्रोजेक्ट था। बीटेक पर हमने मेटा डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, जिसके जरिए हम अपलोड फाइल का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, जैसे कि उस फाइल को कब अपलोड किया गया था, उसकी साइज क्या है और अपलोड होने में कितना टाइम लगा था, ये सब हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि प्रेमम मूवी को यू टोरंटो पर अपलोड किया गया था, तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, तो पता चला कि टोटल 6 MP4 की फाइल अपलोड की गई थी, और ये 6 फाइल्स मिलाकर टोटल 960 MP का था, और इस फाइल को अपलोड होने में 110 मिनट लगा था। इट मीन्स अपलोड होने में हर एक मिनट में 8.4 का डाटा लगा था, और हर सेकंड में 0.1 MB का डाटा अपलोड हो रहा था। सर, हमारे जो केरला है उसमें बीएसएनएल नेटवर्क का एवरेज स्पीड 0.14 Mbps है। इट मीन जिसने भी इसे अपलोड किया है वो बीएसएनएल को यूज में लेता है, और हमारे केरला का ही है। तभी एक ऑफिसर उनमें से पूछता है कि अब वो आईपी एड्रेस से पता लगा सकते हैं कि वो कौन है। तब विनय कहता है कि इसका आईपी एड्रेस निकालने के लिए हमें यू टोरंटो की वेबसाइट से रिक्वेस्ट करनी होगी, लेकिन सर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर एंटोनी बोलता है कि हो सकता है कि जिसने भी ये प्रेमम मूवी अपलोड की है वो प्रॉक्सी सर्वर को यूज में ले रहा हो, जिसकी वजह से आपको फेक आईडी सर्वर में देखने को मिलेगी। एंटोनी आगे बोलता है कि सर, हमें 7 फाइल्स मिली थी, जिसमें 6 में से मूवी थी, बट एक फाइल जो थी वो माइक्रो सॉफ्टवेयर की थी और बिल्कुल ब्लैंक थी, और हो सकता है कि ये फाइल उन्होंने जल्दबाजी में गलती से सेंड कर दी हो। अगर हम जब भी माइक्रो सॉफ्टवेयर की फाइल को क्रिएट करते हैं तो आपके उस सिस्टम में यूजर नेम होता है, जो कि ऑटोमेटिक ही ऑथर नेम से ऐड हो जाता है। जब हम इसका ऑथर नेम देखते हैं तो हमें बाबूराज का नाम मिल रहा है, तो हमें बाबूराज को ढूंढना होगा जो इसी इंडस्ट्री में काम करता हो। और एक और बात, यू टोरंटो जिस आईडी से इसे अपलोड किया गया था, उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर एक डॉग की फोटो लगी हुई है। देन पुलिस बाबूराज को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस को बाबूराज के नाम के 40 शख्स का पता चलता है, जो कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उनमें से पुलिस को एक बाबूराज पर शक भी होता है। एक्चुअली जब प्रेमम मूवी लीक हुई थी तभी उस बाबूराज को प्रीतम इंडस्ट्री से 1.5 लाख रिसीव्ड हुए थे। पर जब पुलिस बाबूराज से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि ये उसकी पेमेंट थी, जो कई महीनों से पेंडिंग पड़ी थी, और आज उन्होंने एक साथ मुझे दे दी है। अब बाबूराज के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस को खालियाती वहां से निकलना पड़ता है। जब सभी वहां से निकलते हैं तब अहमद बसीत कहता है कि बिना किसी बात के फालतू अपना टाइम खराब कर लिया। ये बात सुनकर एंटोनी और विजय को बहुत बुरा लगता है, और तो वो ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो असली मुजरिम को पकड़ कर ही रहेंगे। फिर वो अलग से अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। विनय बाबूराज को फेसबुक पर सर्च करता है, तभी इत्तेफाक से बाबूराज की वही प्रोफाइल मिल जाती है जिस पर डॉग की पिक लगी हुई थी। उसी से उन्हें पता चलता है कि ये बाबूराज जो है वो एक बस ड्राइवर है, और उसी से उनको पता चलता है कि ये बस कौन सी है, कहाँ पर ये लगी हुई होती है, और इसका टाइमिंग क्या है। और अगले ही दिन जब बस आने वाली होती है, वो उसी बस स्टैंड पर बाबूराज का इंतजार करते हैं। बस जब आती है तो वो बस ड्राइवर से मिलते हैं, उससे पूछताछ करते हैं।
वो ड्राइवर से उस फेसबुक अकाउंट के बारे में भी पूछते हैं, बट ड्राइवर उन्हें बताता है कि ये अकाउंट उसका है ही नहीं, बल्कि उसे ये सब चलाना भी नहीं आता। आगे की पूछताछ में ड्राइवर बताता है कि ये अकाउंट उसकी बहन के बेटे ने बनाई होगी, जिससे उनकी लड़ाई हो रखी है और उसका भांजा बहुत ही बदमाश है। एंटोनी और विनय अब ये पूरी बात एएसआई प्रथमम को बताते हैं। एएसआई प्रथमम और उसकी पूरी टीम उस लड़के के घर जाती है, जहां उन्हें उसका लैपटॉप में मूवी में मिल जाती है और वो कबूल भी कर लेता है कि उसी ने ये मूवी टोरंटो वेबसाइट पर अपलोड की थी। तब एएसआई प्रथमम उससे पूछते हैं कि ये मूवी रिलीज करने से पहले ही तुम्हें कहाँ से मिली है, तो लड़का उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी एएसआई जॉय उसे अपने साथ अकेले कोने में ले जाते हैं, उससे बात करते हैं कि अगर वो ये बात हमें नहीं बताएगा कि ये मूवी उसे कहाँ से मिली है, तो उसे जेल भी हो सकती है। वो लड़का इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बताता है कि ये मूवी उसे उसी की क्लास की लड़की ने पेन ड्राइव से मिली थी, जिसका नाम अंजलि है, और उसका और अंजलि का अफेयर 8th क्लास से चल रहा है। अंजलि ने उसे 10 की कुछ फोटोज को कॉपी करने के लिए पेन ड्राइव दी थी, बट उसमें उसे मूवी भी मिल गई थी। उस मूवी को उस लड़के ने कॉपी कर लिया था। जब उसने उससे पूछा कि ये मूवी रिलीज होने से पहले ही उसे कहाँ से मिली है, तो उसने बाद में बताने को कहा था। अगले दिन पूरी टीम अंजलि का पीछा करती है और उसे पकड़कर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ में वो पुलिस को बताती है कि ये मूवी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दी है। इसका मतलब वो एक ही टाइम पर दो लोगों से अफेयर कर रही थी। अंजलि का एक और बॉयफ्रेंड होता है अखिलेश। अब उस लड़के का यहाँ पर पोपट हो गया है। उसके बाद पुलिस अखिलेश के घर जाकर उसे पकड़ लेती है और वहाँ वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। तो आखिरकार एंटोनी और विनय की मदद से पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है। फिर सीन आता है जहां एंटोनी और विनय कई इंटरव्यूज देते हैं, पर इंग्लिश अच्छी नहीं होने की वजह से उनकी कहीं भी जॉब नहीं लगती है। एंटोनी को अल्फोंसो नाम की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो कि पेशे से एक नर्स होती है। क्योंकि एंटोनी जॉबलेस होता है, इसी को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता ही रहता था। एक दिन अल्फोंसो एंटोनी को कहती है कि उसकी जॉब आयरलैंड के सरकारी हॉस्पिटल में लग गई है। उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है। ये सुनने के बाद एंटोनी कहता है कि तो तुम जाओ और मजे करो, और मुझसे ब्रेकअप करने का तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया है। इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और अल्फोंसो गुस्से में निकल जाती है और बाद में एंटोनी को ब्लॉक भी कर देती है। उसके 1 महीने बाद में सीन दिखाया जाता है जहां वही रामनाथ और उसकी वाइफ दिखाई जाती है, जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई दी थी। एएसआई प्रथम से उनसे केस के बारे में रिपोर्ट लेने आती है, जो अभी आ चुकी थी। पता नहीं कैसे, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस एडल्ट एमएमएस में रामनाथ की बीवी ही है, ऐसा लिखा होता है। पर रामनाथ जानता था कि वो वीडियो फेक है, उसकी बीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है और रिपोर्ट गलत है। रामनाथ बताता है कि इस फेक वीडियो की वजह से उनकी बेटी अपनी मां की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी मां की ही गलती है, जो अभी भी अपनी नानी के घर ही रह रही है। इस रिपोर्ट को दिखाकर वो अपनी बेटी को ये साबित कर सकता था कि इस एमएमएस में वो उसकी मां नहीं है, बट ये रिपोर्ट भी गलत आ गई है। अब ये कैसे साबित होगा कि उसकी मां की उसमें कोई गलती नहीं है। पूरा मोहल्ला भी उसे ही गुनहगार समझ रहा है। ये सच बोलकर वो रोते हुए वहां से निकल जाते हैं। फिर एएसआई प्रथमम ने एंटोनी और विनय को अपने पास बुलाया। उन्हें टेम्पररी ऑफिस में जॉब भी दे दी, जिसकी सैलरी थी 10,000 रुपये पर मंथ। फिर कुछ दिन बाद में एक फ्रॉड का केस आता है और ये केस का फाइल करने वाला कोई और नहीं था, एल्फेंजो ही थी। एक्चुअली आयरलैंड में जो उसकी जॉब लगती है वो जॉब नहीं लगती है, ये सब एक स्कैम था। फिर एल्फेंजो बताती है कि सबसे पहले उसे एक ईमेल आता है और उसकी जॉब लग गई है आयरलैंड में सरकारी हॉस्पिटल में। फिर जब वो उनसे बात करती है तो उधर से फ़ोन पर एक तमिलियन लेडी उससे बात करती है और वो कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ के सिटीजन हैं। अगर तुम एक बार यहाँ आ जाओ तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे। तो ऐसा जॉय पूछते हैं कि आपने कितने पैसे उन्हें दे दिए हैं। फिर एल्फेंसो के पापा कहते हैं कि वो 2,75,000 रुपए उन्हें दे चुके हैं। पर एएसआई प्रथमम ये केस एंटोनी और विनय को दे देते हैं। विनय और एंटोनी जब केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एल्फेंसो के नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सभी जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है उनमें एक चीज कॉमन थी। वो सब स्कैम होने के कुछ दिन पहले ही प्लूटो नाम के मॉल में गए थे। ये लिंक पता चलते ही विनय और एंटोनी प्लूटो मॉल में जाते हैं और वहां सर्च करते हैं।
तभी एंटोनी की नज़र मॉल में चल रहे एक कॉन्टेस्ट पे पड़ती है। एंटोनी नोटिस करता है कि वहाँ पर बहुत से लोग एक कूपन को फिल कर रहे थे, जहाँ वो अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे रहे थे। फिर विनय और एंटोनी मैनेजर से मिलते हैं मॉल के और उनसे कहते हैं कि सर, हम टेक एजुकेशन सेंटर के मार्केटिंग स्टाफ से हैं और आप ये जो कूपन इकट्ठे कर रहे हैं, क्या आप इसे हमें बेच सकते हैं? ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। आप बस पैसे बोलिए, हम देने को तैयार हैं। पर मैनेजर साफ मना कर देता है और उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। फिर ये दोनों मॉल में ही काम कर रहे एक बंदे से पूछताछ करते हैं और साथ ही उसे धमकी भी देते हैं कि अगर वो इसके बारे में नहीं बताएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो बंदा घबरा जाता है और बताता है कि ये कूपन्स कहाँ जाते हैं ये तो उसे नहीं पता है, बट फ्राइडे को यहाँ पर एक वैन आती है जो सारे कूपन्स को गाड़ी में भरकर ले जाती है। इस बंदे के कहे अनुसार विनय और एंटोनी फ्राइडे को वहाँ ही जाते हैं और उस गाड़ी का वेट करने लगते हैं। फिर वो गाड़ी आ भी जाती है और कूपन्स को लोड करके ले भी जाती है। एंटोनी और विनय उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि गाड़ी कूपन्स को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उनमें से किसी एक का वो पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉक्सेस किसी बीपीओ नाम की कंपनी में जा रहे हैं, जिसमें डाटा एंट्री का काम चल रहा है। एंटोनी और विनय ये सब कुछ छुप कर देख रहे थे, तभी उन्हें पीछे से कोई पकड़ लेता है। ये शख्स कोई और नहीं, विनय और एंटोनी का ही फ्रेंड होता है। विनय और एंटोनी को अभी वो बेरोजगार ही समझ रहा था, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई जॉब अभी तक नहीं लगी है? इस पर एंटोनी कहता है कि नहीं, बट मैं ये डाटा एंट्री की कंपनी को खोलना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर काम कैसे होता है। तो वो उनका फ्रेंड बताता है कि यहाँ पर कूपन्स आते हैं, हमें बस उनके बारे में डिटेल्स निकालनी होती है। अगर हमने कूपन में लिखे डिटेल्स के पर्सन के घर का पता लगा लिया तो हमें हर पर्सन पर 4 रुपये मिलते हैं, और अगर हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड इसका पता लगा लिया तो हर पर्सन पे हमें 8 रुपये मिलते हैं। और अगर ये सारे डिटेल्स तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसे एक एड्रेस देता है और इस एड्रेस पे तुम जाकर ये सारे के सारे बॉक्सेस दे दीजिए, सारे डिटेल्स दे दीजिए और फिर आगे का काम वो लोग कर लेते हैं। जब पुलिस इसका पता करती है तो पता चलता है कि ये एड्रेस बेंगलुरु कोलंबतूर हाईवे के साइड में है। ये एक बस्ती है जहाँ पर सभी ओनली चोरी ही करते हैं। सरकार ने इनके लिए कुछ एजुकेशन और घर भी प्रोवाइड किए थे, बट ये लोग एजुकेटेड होने के बाद में और भी अच्छे तरीके से चोरी करने लगे और ये कच्ची बस्ती में रहते हैं, तो यहाँ से किसी को अरेस्ट करके बस्ती से बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। जांच में एंटोनी और विनय अरविंद नाम के बंदे को पकड़ लेते हैं। अरविंद उसे बताता है कि सिमन जो एक क्रिमिनल है और उस पर कई केसेस भी चल रहे हैं, वो एक बंदा है और उनके साथ एक और बंदा है माइकल। ये इसका मेन खिलाड़ी है। सिमन जो है बस इसके लिए काम करता है, जिसमें सिमन की वाइफ भी शामिल होती है और सारे प्लान्स माइकल बनाता है। एग्जीक्यूट जो होती है वो इसकी वाइफ करती है और सिमन खाली लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। फिर एंटोनी और विनय उस बस्ती में जाते हैं जहाँ वो दोनों सिमन से मिलते हैं। वहाँ उसे बताते हैं कि वो तमिलनाडु की कोडिंग का काम करते हैं और वहाँ से हमारे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, पर हमें उस पैसे को रखने के लिए अकाउंट्स चाहिए। सिमन उनकी बातों में आ जाता है, तभी वहाँ माइकल भी आ जाता है। सिमन उसे पूरी बात बताता है। माइकल को बताते ही माइकल थोड़ा सा होशियार होता है। उसे एंटोनी और विनय पर शक हो जाता है क्योंकि एंटोनी बार बार में अपने फ़ोन को देख रहा था। तभी माइकल एंटोनी के फ़ोन को छीन लेता है और देखता है कि फ़ोन पर कोई और भी कॉल पर है जो कि सारी बातें सुन रहा था। माइकल समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं। माइकल एंटोनी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने ही लगता है कि विनय वहां पर पहुंच जाता है और उसका ध्यान भटका देता है। माइकल एंटोनी को छोड़कर विनय के पीछे भागने लगता है और सिमन एंटोनी के पीछे भागने लगता है। दोनों के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। विनय चकमा देखकर माइकल को पुलिस की वैन के पास ले आता है जहां वो उन्हें पकड़ लेते हैं, बट एंटोनी के पीछे अभी भी सिमन लगा होता है। एंटोनी भागकर वैन के पास आ जाता है जहां वैन में बैठकर वो भाग लेते हैं। फिर वो माइकल को पकड़ भी लेते हैं, साथ ही साथ जिनके भी पैसे उन्होंने लिए थे उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं और ये केस यही सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम एंटोनी को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके काम की वजह से एल्फेंसो के सारे पैसे उसे मिल चुके थे और उसे लगता है कि अब एल्फेंसो के फादर एंटोनी से खुश हो जाएंगे, बट ये उसकी गलतफहमी होती है। एल्फेंसो बताती है कि उसके पिता अभी भी यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी अभी परमानेंट नहीं है,
इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लिया है और वो चली जाती है। इसका मतलब एंटोनी अल्फोंसो को पोपट कर दिया है। फिर उसके पास सीन दिखाया जाता है जहां वही हस्बैंड वाइफ जिसमें रामनाथ की वाइफ का फेक एमएमएस वायरल हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका था। वो उस केस को लेकर कोर्ट में लड़ते हैं जहां वो ये केस जीत भी जाते हैं और ये क्लीन हो गया था कि एमएमएस में रामनाथ की वाइफ नहीं थी बल्कि कोई और था। बट उनकी जो बेटी थी वो अभी भी अपनी माँ को ही गलत समझ रही थी, अभी भी अपनी नानी के घर ही रह रही थी। फिर विनय उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि 2010 में उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका भी वीडियो वायरल हो गया था और टाइम पर तो नेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में उसका वीडियो वायरल हो गया था। नामी की वजह से मेरी बहन ने अपनी कॉलेज की छत से नीचे कूदकर जान ले ली थी। इसके भी साथ ये होता है, वो ही जानता है कि उसे कैसा लग रहा है। प्लीज़ अपनी माँ का साथ दो, उसे गलत मत समझो। ऐसा कर विनय वहाँ से चला जाता है। फिर एक सीन आता है जहाँ एक लड़की फोन पर बात कर रही होती है। अचानक लाइट चली जाती है। फिर उस लड़की को लगता है कि जैसे उसके घर में कोई और भी है। फिर अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इस केस को सीआई मणि इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो सबसे पहले वहाँ के वॉचमैन से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो वॉचमैन आज 2 घंटे लेट आया था और वो मॉर्निंग वाले वॉचमैन के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो आज जल्दी ही चला गया था। उसके बाद सीआई मणि लड़की के फ्लैट को चेक करते हैं जहाँ पर जमीन पर बहुत सारा खून गिरा होता है और सारे कीमती जेवर गायब होते हैं। फिर उस जगह उस लड़की का फोन मिलता है बट वो पैटर्न लॉक में होता है। फिर विनय और एंटोनी किसी लैंप के पास में ले जाकर उसको ध्यान से देखते हैं तो उस फोन पर लॉक ओपन करने के लिए निशान लगे होते हैं। तो विनय और एंटोनी उस निशान के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन को ओपन कर लेते हैं। फोन से उनको पता चलता है कि हादसे के टाइम वो अपने माँ से बात कर रही थी और उसने अपने लिए खाना भी ऑर्डर करा था। फोन में ही उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि आज एक बंदा खाना डिलीवर करने आया था, वो थोड़ा सा अजीब था और यहाँ पर लाइट भी चली गई है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद सीआई मणि विनय और एंटोनी को फूड डिलीवर करने वाले बॉय के बारे में जानकारी देने के लिए कहते हैं और एंटोनी को कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वो नंबर किसी डैनी नाम के बंदे का है और उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। एंटोनी ये भी पता करता है कि डैनी के मोबाइल से आखिरी कॉल किसने किया था और किसने रिसीव किया था। तो उन्हें पता चलता है कि डैनी के मोबाइल से 11:15 पर कॉल गया था और उसके बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। डैनी के नंबर से जिसको कॉल हुआ था वो नंबर एक्टिव है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके किसी लेडी के पास पहुंच जाती है। बाद में पता चलता है कि लास्ट बार डैनी ने जिसे कॉल किया था वो डैनी की बहन की फ्रेंड होती है। पूछताछ में पता चलता है कि वो डैनी से कभी कभार ऐसे ही बात कर लेती है, बस उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सीआई मर्नी उस लेडी के मोबाइल से डैनी का फोटो ले लेते हैं ताकि डैनी को ढूंढने में आसानी हो। लेडी से पूछताछ में पता चलता है कि डैनी मैगलर के लिए ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए उसे कह रहा था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होने की वजह से उसने उसे बस में ही जाने के लिए कह दिया था। यानी कि डैनी जो था वो मैगलर भाग रहा था बस से। उसी बीच विनय बताता है कि यहाँ पास में ही एक बस स्टैंड है, शायद डैनी वहीं से जाने वाला है। फिर सीआई मनी अपनी टीम के साथ बस स्टैंड पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें डैनी मिल भी जाता है। सीआई मनी डैनी को बहुत मारते हैं और पूछते हैं कि बता तूने ये सब कैसे किया और क्यों किया। डैनी रोता हुआ बोलता है कि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा बस यही काम है कि मैं फूड डिलीवर करता हूँ और हमेशा की तरह आज भी डिलीवरी करने जा ही रहा था। तभी फ्लैट के बाहर से मुझे एम्बुलेंस जाती हुई दिखी। मैं थोड़ा सा घबरा गया था और मैं वहीं पर रुककर वेट करने लगा। तभी मेरे पास कोई दूसरा ऑर्डर आ गया था, इसलिए मैं वहीं चला गया। वहाँ मैं पहले भी जा चुका हूँ। वहाँ पर 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं, बट आज रात जब मैं वहाँ पर फूड डिलीवर करने गया तो वहाँ मैंने देखा कि किसी ने उन दोनों का मर्डर कर दिया है। तो मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस मेरा ही पीछा करेगी। सीआई मणि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो किसी और केस को लेकर डैनी को पकड़े थे और डैनी कुछ और बता रहा था। तो वो वेरीफाई करने के लिए सीआई मणि डैनी को लेकर और उनकी पूरी टीम को लेकर उस बुजुर्ग लोगों के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि डैनी सच कह रहा था, वहाँ सच में मर्डर हुआ था। अब दोनों ही घटना का सस्पिशियस डैनी ही था और सीआई मणि को डैनी पर ही शक होता है। एंटोनी फिर उस बुजुर्ग महिला के फोन को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि 10 बजे उस महिला ने फूड ऑर्डर किया था और 10:15 पर डैनी ने खाना कलेक्ट कर लिया था।
अब एंटोनी मर्नी सर को कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि डैनी ने ये खून कर सकता है, क्योंकि डैनी 10:15 पर होटल से खाना कलेक्ट कर रहा था। तब सीआई मर्नी को खबर मिलती है कि जिस लेडी के घर पे ये हमला हुआ था वो मर चुकी है। और वहीं एंटोनी जो होता है वो साइबर सेल से पता करता है कि जिस महिला की अभी डेथ हुई है वहाँ का मोबाइल टावर और बुजुर्ग के पास के एरिया का मोबाइल टावर, इन दोनों की जगह पर कोई सेम नंबर एक्टिव था या नहीं। और उन्हें पता चलता है कि एक नंबर था जो दोनों ही जगह सेव था, जो कविता डेविड के नाम से रजिस्टर है। और ये कविता कोई और नहीं थी, ये डैनी की बहन होती है। और सीआई मणि को अब डैनी के ऊपर और भी ज्यादा शक हो जाता है। सीआई मणि डैनी और टीम को लेकर उसकी बहन के घर जाते हैं, जहां पता चलता है कि ये नंबर उसके पति का है। सीआई मणि उसके हस्बैंड से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर उन्होंने अपने भाई को जैक को दिया था यूज करने के लिए। सीआई मणि जब जैक के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जैक आज रात ही अपने घर के लिए निकल गया है। सीआई मणि इस बात के लिए सीआई मणि ये बात सोचते हैं कि आखिर जहाँ भी डैनी जाता है उससे पहले जैक वहाँ पर कैसे पहुँच जाता है और सारे मर्डर कैसे कर लेता है और वहाँ से सारे कीमती सामान भी चुरा लेता है। इसके बारे में वो एंटोनी विनय से बात करते हैं। एंटोनी कुछ सोचता है और फिर डैनी के मोबाइल को फिर से चेक करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि डैनी के मोबाइल में अनऑथराइज्ड ऐप इंस्टॉल है, जिसका मतलब वो जो भी इस मोबाइल को में यूज़ करता है किसी और मोबाइल पर इस मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। फिर चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, वो कई तरह के एक्सेस वहाँ से ले सकता है। फिर जब जैक के भाई से पूछा जाता है कि उसे कौन से बस स्टैंड पर छोड़कर आया है तो वो तिरुवनंतपुरम बस स्टैंड के बारे में बताते हैं। विनय उस बस ड्राइवर का नंबर निकालता है और डायरेक्ट उस बस ड्राइवर से बात करता है। जैक की फोटोज बस ड्राइवर को भेजता है और उनसे पूछता है कि वो उन्हें चेक करके बताए कि जैक वहाँ पर है या नहीं है। ड्राइवर उन्हें मना कर देता है कि वो बस में नहीं है। फोन काटने के बाद में पता चलता है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा था, जैक उसी की बस में होता है कि जैक ने उसकी कमर पर चाकू लगा दिया था। कुछ देर बाद ड्राइवर फिर से विनय को कॉल करता है और सब कुछ सच सच बताता है। जैक उसी बस में था और वो अब उतर गया है और जंगल में भाग गया है। उस वक्त उसने उसकी कमर पर चाकू रखा हुआ था, इसलिए उसने उनसे झूठ कहा था। फिर सभी जंगल में जैक को सर्च करने जाते हैं। आखिर में जैक उन्हें मिल ही जाता है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। दरअसल जैक ने कई लोगों से कर्जा लिया हुआ था जो कि वो अब चुका नहीं पाया था, इसलिए उसने ये चोरी की और मर्डर भी किए। फिर ये केस भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ सीआई मर्नी एंटोनी और विनय को थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि विनय ने जिस लड़की को समझाया था वो अपनी माँ के पास अब वापस चली गई है। अगले दिन हम देखते हैं कि एएसआई प्रथमम एंटोनी और विनय को पास में बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सरकार ने उनकी टेम्पररी जॉब को बंद कर दिया और सच कहे तो तुम दोनों बहुत ही टैलेंटेड हो, और उन्हें साइबर सेल डिपार्टमेंट से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं। फिर दोनों ना चाहते हुए भी वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।